Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. This video is purely for grade 9 students as we will be discussing the end of year exam syllabus of maths in this video. आपको पता है कि 13 मई को आपका मैथ्स का P1 है और फिर कुछ दिन के बाद जो है वो आपका मैथ्स का P2 है। ये चीज़ हमने क्लास में भी डिस्कस की थी कि देयर विल बी 2 पेपर्स, दोनों सेपरेट पेपर्स होंगे P1 P2 में भी एक दिन भी हो सकते हैं या ये है कि थोड़ा सा गैप के साथ भी हो सकते हैं। एक दिन होने में ना प्रॉब्लम ये है कि बच्चा एग्जॉस्ट हो जाता है, ठीक है? अगर आप P1 P2 दोनों एक दिन में देते हैं ना तो आप थोड़ा सा जो है ना वो थक जाते हो, एग्जॉस्ट हो जाते हो। तो इट्स बेटर कि दोनों जो है वो सेपरेट डेज हों और मेरी दुआ ये थी कि दोनों में ज़्यादा गैप ना हो, ठीक है ना? क्योंकि जब ज़्यादा गैप आ जाता है ना फिर प्रॉब्लम होती है, फिर आपको जो है ना वो डबल एफर्ट करनी पड़ती है। अभी ये कि गैप इतना ज़्यादा भी नहीं है, इतना कम भी नहीं है, थोड़ा सा कम गैप होता ना तो वो तुम लोग के लिए ज़्यादा बेहतर था। इसमें यह है कि अब तुम्हें जो है वो प्रॉपर डेज देने पड़ेंगे क्योंकि P1 और P2 दोनों डिफरेंट होते हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन जो है ना मुझसे बार-बार पूछा गया था जो कि मतलब हर साल यही होता है। ग्रेड 10 और 11 वाले अगर ये वीडियो देखेंगे ना वो भी ये बोलेंगे सर पिछले कुछ सालों में हम भी आपसे ये सवाल करते थे कि सर व्हाट आर द टॉपिक्स ऑफ P1 एंड P2। देखो मैथ्स में P1 और P2 के टॉपिक्स जो है ना वो सेपरेट नहीं है। बस हम सब बच्चों को यही कहते हैं कि भाई जिसमें ज़्यादा कैलकुलेटर की ज़रूरत है, जो कैलकुलेटर के बगैर टॉपिक नहीं हो सकता, वो P2 में आ जाता है और इसके अलावा सारी चीज़ें जो है ना वो P1 में आ जाती हैं। तो P1 के टॉपिक्स जो है ना वो काफ़ी सारे हैं, कोई छोटे नहीं हैं। P1 में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब आपके पास चूँकि इतना ही सिलेबस है, यू हैव ओनली 11 टॉपिक्स, तो अब इसमें ना रिपिटेशन काफ़ी होगी, ठीक है? इसमें से बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो P1 में आएँगे और वो P2 में रिपीट भी हो सकते हैं, ठीक है ना? तो उस चीज़ को इंशाल्लाह अभी इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, पहले मैंने सोचा कि वीडियो एक बना दूँ ताकि तुम लोग वीडियो देख लो, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। फिर मैं इंशाल्लाह जो है ना एक ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर सेशन भी कंडक्ट करूँगा ताकि ये कि फिर तुम लोग को जो क्वेरीज़ होंगी ना वो तुम मुझसे पूछ सको। एक तरीका तो ये है कि इस वीडियो के कमेंट में तुम लोग जो है वो मुझसे क्वेश्चंस पूछते रहो ताकि मैं व उधर ही उसको जवाब दे दूँ ताकि ये कि वहीं एक थोड़ी-सी डिस्कशन हो जाए। या अगर तुम लोग बोलोगे तो फिर ऑनलाइन सेशन इंशाल्लाह 1-2 दिन में जो है वो अरेंज कर लेंगे। अभी इंशाल्लाह 11th वालों के साथ भी मुझे जो है 1-2 ऑनलाइन सेशंस देने हैं, तो अल्लाह पाक उन सबको कामयाब करे। बेचारे मेहनत कर रहे हैं काफ़ी और जैसे आप लोग मेहनत कर रहे हो वैसे वो भी मेहनत कर रहे हैं, बस थोड़े से परेशान हैं, टेंशन में हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला रहम करम का मामला फरमाए सबके साथ और तमाम बच्चों को जो है ना वो अच्छे ग्रेड से कामयाब करे। आप लोग भी आमीन बोल दो और ग्रेड 11 वाले भी इंशाल्लाह देखेंगे वीडियो तो वो भी आमीन बोल देंगे और सब बोल दो आमीन ताकि हम सबकी दुआ कबूल हो जाए। आमीन। और आप लोग को भी अल्लाह ताला जो है वो अपने इम्तिहानात में अच्छे नंबरों से कामयाबी अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ स्टार्ट करते हैं जल्दी से वीडियो। पहले तो इन्फॉर्मेशन जो है थोड़ी-सी रिपीट कर देता हूँ क्योंकि तुम लोगों ने ये चीज़ तो देख ही लिया है कि P1 और तुम्हारा जो P2 है, वो दोनों सेपरेट डेज़ हैं, ठीक है? एक मेरे ख़्याल से 13th ऑफ मई को है, एक शायद 21st मई को है। अच्छी बात ये है कि दोनों फर्स्ट हाफ में है तो आप लोग जो है ना बिल्कुल फ्रेश हो गए। P1 में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो आप बिल्कुल कैलकुलेटर को अपने पास नहीं रखोगे। प्लस ये कि प्रॉपर स्टेशनरी साथ रख लेना, ठीक है? अपने पास तुम्हारे पास पेंसिल, रबर, स्केल और सारी चीज़ें शार्पनर वगैरह होना चाहिए, प्रॉपर पेन होने चाहिए और पेंसिल से तुम्हें पता है वर्किंग नहीं करनी पेपर में, बिल्कुल भी पेंसिल यूज़ नहीं करनी, सिर्फ़ डायग्राम्स बनाने के लिए आप पेंसिल यूज़ करोगे। और प्लीज़ जो है ना ये वाली जो तुम लोग की आदत है ना पेंसिल से करने के बाद फिर दोबारा पेन से उसको जो है वो आउटलाइन करो, ये छोड़ दो, इसमें टाइम ज़ाया होता है और एक अलग-सी टेंशन आप में रहती है क्योंकि पेंसिल से आपका काम चेक नहीं होगा, क्रॉस हो जाएगा, कट हो जाएगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और जो आंसर स्पेस होता है ना तुम्हारे पास, वहाँ लाज़मी अपना आंसर लिखा करो, वहीं फाइनल आंसर चेक होता है। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो कि वो फाइनल आंसर जो है ना उस स्पेस में लिखते ही नहीं है। तो भाई ये आदत बना लो, अभी से बनाना शुरू करो, पेंसिल कम से कम यूज़ करो। आपके पास ब्लैंक पेज होता है पीछे, आप उस पे जो है वो पेंसिल यूज़ कर सकते हो बिल्कुल। लेकिन ये है कि क्वेश्चन में जितनी वर्किंग आपको करनी है वो सब आप पेन से करोगे। स्टेप्स जो है ना वो स्किप ना किया करो, जितने मार्क्स हैं उस हिसाब से जो है वो वर्किंग किया करो, ठीक है? क्वेश्चन को थोड़ा-सा ध्यान से पढ़ लिया करो और कॉलम्स बना लिया करो। अगर आपको लगता है ना कि मुझसे गलती हो जाएगी और जो है मुझे काटना पड़ेगा तो फिर कॉलम्स बना लिया करो और कॉलम्स में काम कर लिया करो। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता नहीं है, ये रिमाइंड हो गई। P1 2 आवर्स का है, 100 मार्क्स का है, ठीक है? 2 घंटे आपको मिलेंगे, 100 मार्क्स हैं, 25 क्वेश्चंस होते हैं P1 में, छोटे-छोटे, मैक्सिमम मार्क 4 मार्क्स होते हैं, ठीक है? और इसमें जो है ना वो एक-एक, 2-2 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। एक-एक नंबर के क्वेश्चन में वर्किंग की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी आप वर्किंग कर लिया करो क्योंकि आपको तसल्ली हो जाएगी। अब आप अपना आंसर फाइंड आउट कर रहे हो, बगैर वर्किंग के कर रहे हो, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि आंसर सही है कि गलत है? P2 जो है वो 2 आवर्स का है, ठीक है ना? आपके पास भी 2 आवर्स का है। ये पैटर्न चेंज हुआ है, आपको पता है ग्रेड 10 में जो अभी स्टूडेंट्स हैं,
और इंशाल्लाह वो ग्रेड 11 में चले जाएंगे, अगले साल आप लोग ग्रेड 10 में चले जाओगे। तो उनके लिए फिर ये पैटर्न जो है ना ये हो गया चेंज, वरना 11th का जो इस बार का इंशाल्लाह पेपर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो वो बच्चे जो है ना घबरा मत जाना इसको देख के। ठीक है, तो ये जो है ना नया पैटर्न का हिसाब किताब है। P2 भी 2 आवर्स का है, 100 मार्क्स का है। P2 में कैलकुलेटर अलाउ है। ठीक है, तो वहाँ आप बिल्कुल अपने साथ कैलकुलेटर रख सकते हो। कैलकुलेटर के बारे में भी बहुत सारी बातें हमने बताई थी कि भाई थोड़ा सा उसको सीख लो कि मोड को क्लियर कैसे करना है। कभी कभार ऐसा होता है कि आपके बड़े बहन भाई जो है वो कैलकुलेटर यूज़ करते हैं और आप जो है वो फिर बगैर देखे जो है वो यूज़ करना शुरू कर देते हो। एंगल का जो है वो कोई और वो मोड होता है, डिग्री में नहीं होता, रेडियन में चल रहा होता है, तो उससे आंसर गलत आते हैं। तो वो सीख लिया करो कि कैसे जो है वो मोड को क्लियर करना है, कैसे कैलकुलेटर को जो है ना वो यूज़ करना है। प्लस ये कि थोड़ा सा अच्छा मॉडल का कैलकुलेटर ले लो, क्योंकि उसमें फिर बॉड मास वगैरह में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अच्छा अब ज़रा थोड़ा सा आगे चलते हैं, जल्दी से टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो है नंबर्स। ठीक है, नंबर्स में आपके पास है मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स, फ्रैक्शंस, रेशियो, सिग्निफिकेंट फिगर्स, एस्टिमेशन, परसेंटेज, एलसीएम, एचसीएफ, रिकरिंग डेसिमल एंड फ्रैक्शन। देखो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आप ये आपसे पहले वाली हैं। ठीक है, ग्रेड 9 में आपने की हैं बिल्कुल, लेकिन ये जो आप 6 7 8 से करते हुए आ रहे हो ना ये सारी चीज़ें वही हैं। डेसिमल को कैसे ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड मल्टीप्लाई, फ्रैक्शंस को कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, रेशियो के क्वेश्चंस हो गए, परसेंटेजेस के क्वेश्चन हो गए, सिग्निफिकेंट फिगर्स के हो गए, एलसीएम एचसीएफ आपको निकालना आना चाहिए इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में जब दिया हुआ होता है, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपके पेपर 1 की हैं प्योरली है। पेपर 2 में वो नहीं देता, क्योंकि जो आपका P2 है उसमें कैलकुलेटर अलाउ होता है। तो आप इन सब चीज़ों को कैलकुलेटर से कर सकते हो, तो आपको जो है वो वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी। उसका उसका जो मेन एम ये होता है ना कि वो आपकी वर्किंग देखना चाहता है। इसीलिए वो ये जो नंबर्स का टॉपिक है ना ये प्योरली P1 का है। ठीक है, तो मैं इसके आगे प्योरली P1 लिख रहा हूँ। ये P2 में जो है ना बहुत मुश्किल है कि ये रिपीट हो। आपके केस में रिपीट हो सकता है क्योंकि आपके पास अभी टॉपिक्स कम है। आपके पास 11 टॉपिक्स है, लेकिन जो ग्रेड 11 का सीआई का पेपर होता है उसमें नंबर्स जो है ना वो प्योरली P1 में आता है, तो आप इसको प्योरली P1 का टॉपिक कह सकते हो। और इसकी प्रिपरेशन जो है ना वो आप पास पेपर से करोगे। पास पेपर्स आपके पास होने चाहिए, टॉपिकल पास पेपर्स अगर नहीं है तो वो आपको खरीदने पड़ेंगे आप। ठीक है, टॉपिकल पास पेपर से आप इसकी तैयारी करोगे। टॉपिकल पास पेपर्स में नंबर्स का टॉपिक है पहले ही होता है, वहाँ से आप सारे क्वेश्चंस जो है ना इसके ट्राई करोगे। वहाँ से आप जो है वो इसकी प्रैक्टिस करोगे, किसी बुक के पीछे ना जाओ, वहाँ से कर लो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 40 50 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे पिछले 10 12 सालों में, तो आप उसकी प्रैक्टिस वहाँ से कर लो। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड टॉपिक है अलजबरा। ठीक है, ये भी बिल्कुल P1 का टॉपिक है, लेकिन ये P2 में भी समटाइम्स आ जाता है। अगर मैं बोलूँ 90% जो है ना ये P1 में आता है, लेकिन समटाइम्स इसमें से कुछ क्वेश्चंस, कुछ मुश्किल क्वेश्चंस जो है ना वो आपके P2 में भी जो है ना वो मिल जाते हैं। तो आप इसको फिलहाल अभी जो है ना P1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना वो समझो। नंबर्स का टॉपिक भी आपके P1 का है बहुत इंपॉर्टेंट, और अलजेब्रा जो है ये भी आपके P1 का टॉपिक है। इसकी प्रिपरेशन भी आप पास पेपर से ही करोगे। ठीक है, किसी बुक के पीछे ना पड़ो, क्योंकि बुक से जितना काम करना था आप कर लिया आपने। अब आप पास पेपर से इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, कॉपी वर्क तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपी वर्क तो होता ही आपकी भी उसके लिए ना, पहले आप कॉपी को रिव्यू करते हो अच्छी तरीके से। अलजेब्रा में आपने जो जो किया है आप कॉपी में रिव्यू कर लो, उसके बाद आप पास पेपर की तरफ चले जाओ। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, ये आपको बहुत मिल जाएंगी पास पेपर में, बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। लीनियर इक्वेशन है, वन वेरिएबल। अच्छा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल देखो इस तरह का मतलब है, जैसे मैंने तुम्हें यूं लिख के दिया कि x+4 = 3 ना, और मैं तुमसे बोलूं फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो ये जो है बेसिकली एक लीनियर इक्वेशन है और इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है। तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए +4 को आप शिफ्ट कर दोगे दूसरी साइड पे, तो ये वहां जाके माइनस हो जाएगा। 3 - 4 जो है ना वो 1 आ जाएगा, -1। तो ये -1 आंसर आ गया। ये इसका जो बेसिक मतलब है ना लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल, वो ये वाली जो छोटी छोटी इक्वेशंस होती है ना वो ये है। अच्छा, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन है, एक्सप्रेशन इन सिंगल डिनोमिनेटर्स, अलजेब्रिक फ्रैक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है ना, अलजेब्रिक फ्रैक्शंस में अगर आपके डिनोमिनेटर में x आ जाए तो वो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। एक्सपेंशन ऑफ क्वाड्रेटिक का मतलब क्या हो गया, फैक्टराइजेशन भी है और एक्सपेंशन भी है, दोनों चीजें हैं। एक्सपेंशन का मतलब ये हो गया कि मैं आपको एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे दूं और एक लीनियर दे दूं और बोलूं उसको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, जैसे x² + 2 एक ब्रैकेट हो गया और x+2 हो गया, तो आपको उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। या फिर आपको मैं ऐसे भी दे सकता हूँ। ठीक है, या फिर मैं आपको ऐसे भी दे सकता हूँ कि x+2 और x+4 ऐसे दो ब्रैकेट्स दे दिए और बोला इनको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अच्छा फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक में मिडिल टर्म ब्रेकिंग भी आ जाती है। आपके पास आगे क्यूबिक एक्सप्रेशंस भी है ना, तो इसका मतलब है कि आपको एक्सपेंशन और फैक्टराइजेशन क्यूबिक की भी करनी है। ठीक है ना, क्यूबिक की एक्सपेंशन और फैक्टराइजेशन इसके भी हमने क्वेश्चंस किए हैं काफी। उसमें हम लोग कॉमन लेके उसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लिया, फिर हम वो लगा लेते हैं मिडिल टर्म।
तो क्यूबिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है जिसपे हाईएस्ट पावर 3 होती है, ठीक है ना, जैसे एक्स क्यूब वाली। तो ये सारी चीजें तुम्हें पास पेपर में नहीं मिलेंगी क्योंकि ये नए टॉपिक्स हैं, ये अभी अभी आए, ठीक है ना। क्यूबिक एक्सप्रेशन का तुम्हें कोई क्वेश्चन पास पेपर में नहीं मिलेगा, तो वो जितने तुमने कॉपी में किए हैं उसी तरह के क्वेश्चन तुम कर लो, कुछ अपने बना लो इस तरह, ठीक है ना। तो आपके पास जो है वो एक्सपेंशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी आ गई, फैक्टराइजेशन भी आ गई, क्यूबिक एक्सप्रेशन भी आ गई, और ये जो सब्जेक्ट आप चेंज करते हो फॉर्मूलाज के, ये भी आपके पास अलजेब्रा में आता है। अलजेब्रा में काफी सारी चीजें आपने कॉपी में की हुई हैं, वो कॉपी वाली कर लो, लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा कि पास पेपर से करो। बस ये क्यूबिक एक्सप्रेशन वाली जो चीज़ है ना, ये आपको पास पेपर में नहीं मिलेंगी, तो ये आप कॉपी से ही कर लेना। बाकी अलजेब्रा अच्छी तरीके से करो क्योंकि ये P1 का टॉपिक है, ये P1 में ही आता है। P2 में अगर आ जाता है तो वो जैकपॉट है आपके लिए बोनस मार्क्स है, ठीक है ना। तो बस ये नंबर्स भी P1 हो गया, अलजेब्रा भी P1 हो गया, ठीक है। अभी आप इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करोगे और पास पेपर से करोगे। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है सोल्यूशन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये हमने D3 से किया था, और इसमें 4 मेथड से हमारे पास, याद करो हमने एक मेथड टसरोप भी डिस्कस किया था, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो फिलहाल वो यहाँ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वो कंप्लीटिंग स्क्वायर के अंदर आ ही जाता है वो मेथड ना। तो आपको फैक्टराइजेशन मेथड भी आना चाहिए, जिसमें हम जो है वो मिडिल टर्म अप्लाई करके फिर दोनों ब्रैकेट्स को बारी बारी जीरो करके जो है वो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड तुम्हें आना चाहिए अच्छी तरीके से। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कब अप्लाई करते हैं ये तुम्हें समझ में आना चाहिए। देखो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हम हर जगह अप्लाई नहीं करते, इसे उसी वक्त करते हैं जब वो आपको बोलता है कि जो आइडेंटिटी वाली फॉर्म होती है वो बनाने के लिए बोलता है, एक्स प्लस ए होल स्क्वायर प्लस बी, जब वो बनाने के लिए बोलेगा तभी हम कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज करते हैं, वरना हम कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज नहीं करते, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तुम्हें अच्छी तरीके से आना चाहिए। और इसके अलावा वर्ड प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये जो है ना, ये वर्ड प्रॉब्लम, ये तो तुम बुक मतलब ये बुक कॉपी और पास पेपर तीनों से करोगे ये, ठीक है ना। ये पूरा जो टॉपिक है तुम्हारा सोल्यूशन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आप बुक से भी करोगे, और आपको मतलब बुक से हमने जो कॉपी में काम किया हुआ है वो करोगे अच्छी तरीके से। उसके बाद इसको पास पेपर से भी करोगे अच्छी तरीके से। पास पेपर में अगर कोई क्वेश्चन तुम्हें लगता है कि नहीं यार ये बहुत एडवांस है, तो छोड़ दो उसको, लेकिन ये है कि फिलहाल पहले आप कॉपी करोगे अच्छी तरीके से, उसके बाद आप पास पेपर भी करोगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के क्वेश्चंस भी करोगे, फैक्टराइजेशन भी करोगे, और कंप्लीटिंग स्क्वायर भी करोगे। अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अच्छा ये जो टॉपिक है ये बेसिकली, इसमें जो वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है ना, ये P2 में आती है, ठीक है ना। वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है ये तुम्हारा P2 का टॉपिक है बिल्कुल। लेकिन इसके अलावा ये अच्छा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये भी तुम्हारे पास P2 का है। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला P1 में आता है तो फिर आप स्क्वायर रूट में ही आंसर छोड़ देना, आपको उसको फर्दर सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। बाकी फैक्टराइजेशन मेथड और कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये दोनों जो है ना वो आपके P1 के टॉपिक हैं, तो इसको तुम्हें लाजमी जो है ना वो करना पड़ेगा P1 के लिए। और फिर बाकी दो जो नीचे के हैं वो P2 के लिए, सही है। तो इसमें जो है ना थोड़ा सा कॉम्बिनेशन हो गया, कुछ P1 हो गया, कुछ P2 हो गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ना वो P1 का भी है, P2 का भी है, दोनों में आता है भाई। ये P1 में भी पूछा जाता है ये, और ये P2 में भी पूछा जाता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम्हें दोनों के लिए करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके पास डिस्टेंस फार्मूला है, ग्रेडियंट फार्मूला है, मिड पॉइंट फार्मूला है, ठीक है। इसमें सिंपल क्वेश्चंस भी थे, एडवांस क्वेश्चंस भी थे, जिसमें हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते थे। इसके बाद इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन या पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस, जब दो लाइंस पैरेलल होती है उनकी ग्रेडियंट सेम होती है, जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो उनका ग्रेडियंट, एक का ग्रेडियंट दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। और फिर इसके बाद कह रहा है फाइंडिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट होती हैं तो फिर आप उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हो। साइमल्टेनियसली में मतलब एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हो। तो ये तीन चीजें ही हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत आसान है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ना उसमें अच्छे मार्क्स आ जाते हैं बच्चों के। ये आप P1 और P2 दोनों के लिए करोगे, बुक से भी करोगे और पास पेपर से भी करोगे। तो ये जो है ना आपके पास जो टॉपिक नंबर 3 और टॉपिक नंबर 4 है ना, ये आपको दोनों जगह से करना है, आपको बुक और कॉपी से भी करना है और पास पेपर से भी करना है। इनइक्वालिटीज P1 का टॉपिक है भाई, ये P2 में भी पूछा जाता है, लेकिन ज्यादातर इसकी जो जो चांसेस है ना वो P1 के हैं। P2 में भी आता है, ऐसा नहीं है कि P2 में ना आए, मैंने P2 में भी देखा है, आप भी देख सकते हो। पास पेपर उठा के देखो, P2 में थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन आता है जिसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल भी पूछ लेता है, ठीक है। और ये ज्यादातर P2 में जो है ना वो आपसे इक्वेशन भी लिखवाएगा, शेडिंग भी करवाएगा। P1 में थोड़ा आसान क्वेश्चन आता है जिसमें वो आपको शेडेड एरिया देके इनइक्वालिटी लिखवा लेगा, या इनइक्वालिटी देके शेड करवा लेगा। इस तरह का क्वेश्चन जो है ना वो इनइक्वालिटीज से आता है। ये आप पास पेपर से करोगे, ठीक है। हमने भी इसको पास पेपर से ही किया है, तो आप इसको भी बिल्कुल पास पेपर से इसकी प्रैक्टिस करोगे अच्छी तरीके से। पिछले 10-15 सालों में इसके आराम से आपको जो है वो मेरे ख्याल से 25-30 क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप वो सारे कर लो, आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है ना वो रिफ्रेश हो जाएंगे। इसमें ज़्यादातर कॉन्सेप्ट इतने मुश्किल नहीं है, सिंपल है। बस लाइन प्लॉट करनी तुम्हें आनी चाहिए कि अगर हम आपको एक लाइन दें, लीनियर इक्वेशन, आपको मतलब एक लीनियर इक्वेशन दूँ, एक लीनियर फंक्शन दूँ, तो तुम लाइन कैसे प्लॉट करोगे ग्राफ पे, तो वो वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए। फिर अबव द लाइन में क्या होता है, ग्रेटर देन का निशान आता है, बिलो द लाइन में क्या होता है, लेस देन का निशान आता है, ये सब चीज़ें थोड़ी सी देख लेना।
बोल्ड लाइन, डॉटेड लाइन। ठीक है, तो ये P1 के लिए करोगे बिल्कुल ठीक है। P2, ये P1 में अच्छी तरीके से कर लोगे ना, और P2 में भी अगर आ जाता है तो फिर तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद इंडाइसिस, सर्ट्स एंड स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, ये आप बुक से भी करोगे, पास पेपर से भी करोगे। इंडाइसिस आपको पास पेपर में मिल जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पास पेपर में मिल जाएगा, लेकिन ये सर्ट्स आपको पास पेपर में नहीं मिलेगा क्योंकि ये अभी आया है। ठीक है, तो इसमें अच्छी तरीके से सर्ट्स को समझ लेना कि सर्ट्स के साथ जो हमने एडिशन की थी, सब्ट्रैक्शन की थी, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर कैसे करते हैं, और प्लस ये कि स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें आपको दो नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो ये भी प्योरली P1 का टॉपिक है भाई। इसको भी आप P1 के लिए करोगे अच्छी तरीके से, क्योंकि ये P2 में नहीं पूछा जाता, क्योंकि वहाँ कैलकुलेटर अलाउ होता है। तो आपके पास ये नंबर्स हो गया, अलजेब्रा हो गया, और ये इंडाइसिस हो गया, और इनइक्वालिटीज। ये चार टॉपिक तो आपके पक्के पक्के P1 के हैं, ये तो आपको करना ही है। सॉल्यूशन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ चीज P1 की है, कुछ P2 की है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी ऐसी है, कुछ चीजें P1 की हैं, P2 की। जैसे ये डिस्टेंस फार्मूला है ना, ये P2 में आ जाता है, क्योंकि इसमें आपको स्क्वायर रूट आ जाता है। ग्रेडियंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, ये P1 में आ जाते हैं। ठीक है ना, तो ये अच्छी तरीके से इस तरह जो है ना आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हमारे पास टॉपिक नंबर 7 है, वेरिएशन। ये तुम पास पेपर से करोगे, ठीक है ना। इसको हमने कॉपी में जितना काम किया उसको एक बार रिव्यू कर लो, और ये पास पेपर से कर लो अच्छी तरीके से। वेरिएशन भी P1 में आता है, P2 में बहुत कम आता है। इसमें इक्वेशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसमें आप पहले के की वैल्यू फाइंड करते हो, और फिर उसको यूज करके जो है वो आप आगे एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करते हो। ग्राफ इसमें आता नहीं है, उसमें मतलब जो ग्राफ बनाने देते नहीं है वेरिएशन में, लेकिन ये है कि तुम्हें ग्राफ बनाना आना चाहिए। ग्राफ जो है वो ग्राफ ऑफ फंक्शंस में आ जाता है, तो इसीलिए जो है वो वेरिएशन में ग्राफ नहीं देते। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर ट्रायंगल्स, ये वाला टॉपिक भी हमारा P1 का है, ठीक है ना। वेरिएशन में भी P1 लिख देते हैं। कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर ट्रायंगल्स, ये भी टॉपिक P1 का है। ये इतना मुश्किल नहीं है, इसके मार्क्स बहुत कम होते हैं। बस इसमें कुछ टेस्ट होते हैं जो कि आपको याद रखने हैं अच्छी तरीके से। और कॉन्ग्रुएंट क्या चीज़ होती है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है, सिमिलर ट्रायंगल्स क्या है, और कैसे जो है वो मिसिंग लेंथ फाइंड आउट करते हैं। तो ये थोड़ा सा जो है ना देख लेना, ये P1 का टॉपिक है। एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिमिलर फिगर्स, ये वाला जो है ना, इसमें अगर एरिया आता है तो वो फिर P1 में आता है, वॉल्यूम अगर पूछता है तो फिर वो P2 में चला जाता है। तो ये बेसिकली जो है ना वो इतनी वेटेज नहीं है इसकी ना, ये सिर्फ फार्मूला बेस्ड टॉपिक होता है। इसमें दो तीन फार्मूलाज हैं, वो आपको समझ में आ गए, ये पूरा टॉपिक हो गया। ये बहुत छोटा टॉपिक है। इसमें आपको दो सिमिलर फिगर्स देगा, और एक छोटी होगी एक बड़ी होगी। एक का एरिया देके बोलेगा दूसरे का एरिया निकालो, या एक का वॉल्यूम देके बोलेगा दूसरे का वॉल्यूम निकालो। तो ये इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, इसकी वेटेज भी बहुत ही कम होती है, ये इसी के साथ मिलके आता है। ठीक है। अच्छा, फिर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन, मेजॉरिटी मेंसुरेशन जो है ना वो P2 का है, लेकिन P1 में भी आता है। अगर आप देखोगे तो मेंसुरेशन आपको P1 में भी मिलेगा, और आपको P2 में भी मिलेगा। मैंने आपको बोला था कि P1 में अगर आएगा तो पाई की वैल्यू नहीं डालनी होगी, पाई की फॉर्म में आंसर देना पड़ेगा। अब ये वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ 3D शेप्स, देखो इसके आगे रिवीजन लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि 3D शेप्स आपके पास इतने सारे हैं, पिरामिड है, कोन है, सिलेंडर है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, स्फेयर है, प्रिज्म है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का वॉल्यूम और सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए, इनका कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए, क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट है, ये आता है मेंसुरेशन में। कंपाउंड शेप्स पूछता है ज़्यादातर वो। आपको एक कोन दे देगा, कोन के नीचे स्फेयर दे देगा, कोन के नीचे सिलेंडर दे देगा, बोलेगा टोटल सरफेस एरिया निकालो, वॉल्यूम निकालो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट है, और ये ग्रेड 8 में ही तुम लोग को पढ़ाए जाते हैं। 9 में इतना इसको टच नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ रिवीजन लिखा हुआ है। तो टीचर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ये तो बच्चा पढ़ के आया है, तो इसको थोड़ा सा रिवाइज करा देंगे एंड में बस। ज्यादा फोकस जो है वो आर्क लेंथ, एरिया ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर पे होता है। ठीक है, ये भी आपने D3 से किया है, और इसको अच्छी तरीके से करना, क्योंकि ये जो है ना पूछा जाता है P2 में। ठीक है, P1 में भी आएगा, अगर पाई की वैल्यू नहीं डालनी होगी तो P1 में भी आ सकता है, और P2 में तो लाजमी आता ही आता है। एरिया ऑफ रिंग एंड 2D शेप्स हो गया। ठीक है, उसके बाद एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। शेडेड रीजन में वो बहुत तंग करता है। शेडेड रीजन आपसे डिफरेंट डिफरेंट जो है ना शेड्स करवा के मतलब देगा, और बोलेगा एरिया निकालो इनके। और फिर ये नेट ऑफ सॉलिड है। ठीक है, नेट्स ऑफ सॉलिड जो है ये भी तुमने ग्रेड 8 में किया हुआ है, लेकिन इसका रिवीजन जो है ना वो भी हो जाएगा यहाँ। सॉलिड्स का मतलब यही है कि भाई सिलेंडर है, उसकी नेट डायग्राम कैसे बनती है। क्यूबॉइड है तो उसकी नेट डायग्राम कैसे बनती है, क्यूब की नेट डायग्राम कैसे बनती है। ठीक है ना, तो वो आपको एक क्यूब बना के दे देगा, बोलेगा ये इसकी डायमेंशन है, इसकी नेट डायग्राम बना के दिखाओ। तो ये टॉपिक जो है ना ये P1 का है। नेट्स ऑफ सॉलिड जो है ना ये P1 में आता है। और ये जो शेडिंग वाला है, शेडेड रीजन वाला, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, ये P1 का भी है, P2 का भी है। ठीक है ना, ये P1 का भी है, P2 का भी है। अगर उसने बोला है पाई की वैल्यू नहीं डालो तो P1 में आ जाएगा, अगर वो बोलेगा पाई की वैल्यू डाल दो तो फिर P2 में आ जाएगा। एरिया ऑन एरिया ऑफ रिंग्स हो गया। ठीक है, जो हमने किया था वॉशर वाला क्वेश्चन किया था, एरिया ऑफ रिंग एंड 2D शेप्स, ये भी P1 में भी आ सकता है, P2 में भी आ सकता है।
आर्क लेंथ भी P1 P2 दोनों का है। मतलब ये कोई सर्टिफाइड नहीं है कि नहीं यार ये P2 में कभी आया नहीं, दोनों में आया है। P1 में भी देखा गया है, P2 में भी देखा गया है। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ये भी P1 में आया है, P2 में आया है। वो आपको पिरामिड दे सकता है और बोल सकता है पिरामिड का वॉल्यूम निकाल लो। तो वो कुछ इसके फॉर्मूलाज हैं, वो फॉर्मूलाज जो हैं वो कॉन्सेप्ट की बेसिस पे बनाए गए हैं। कुछ बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो उनको फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ता, और कुछ को कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता तो फिर वो मजबूरन फॉर्मूला याद कर लेते हैं। ठीक है, तो बस आप अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से काम करो। मैं ये आपको ये नहीं बोलूंगा कि नहीं यार फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि यार वो फॉर्मूले से मेरा काम हो जाएगा याद करने से, क्योंकि कुछ बच्चे जो है ना बचपन से ही फॉर्मूला ट्रेंड होता है, उनको फॉर्मूले याद करने का शौक होता है, तो वो समझने से ज्यादा बेहतर ना फॉर्मूले याद करके कर लेते हैं। ठीक है, तो ये P1 का भी हो गया, P2 का भी हो गया। इसकी तुम प्रैक्टिस जो है ना वो फिलहाल जो है ना वो कॉपी से ही कर लो। जितना काम तुम्हारी बुक में हुआ है तुम कर लो, क्योंकि पास पेपर के क्वेश्चन जो मेंसुरेशन के है ना वो काफी मतलब डिफिकल्ट है। ठीक है ना, वो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि ग्रेड 11 में आके यू विल बी एबल टू सॉल्व देम। अभी आपका जो मेंटल जो लेवल है ना वो इतना एडवांस नहीं हुआ है, तो वो आप सोच नहीं पाओगे उस वो लेवल पे जाके और फिर उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इट्स बेटर कि अभी आप जो बुक की क्वेश्चंस है ना, बुक के सारे क्वेश्चंस कर लो अच्छी तरीके से। अगर पास पेपर खोलते हो आपको लगता है कि कोई सवाल आपसे हो जाएगा तो कर लो, डेफिनेटली, बिल्कुल मना नहीं है। ठीक है, लेकिन ये है कि पास पेपर से प्रैक्टिस अब आपको करनी है। अच्छा, लास्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री है, सबसे पसंदीदा टॉपिक है ये। D2 से भी है, D3 से भी है ये, क्योंकि इसमें एलिवेशन डिप्रेशन जो है ना वो D3 में है। ठीक है, तो ये आप D2 से भी करोगे, D3 से भी करोगे। ये टॉपिक ज्यादातर जो है वो P2 के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन ये P1 में भी पूछा जा सकता है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम जो है ना वो आपका जो है वो P1 में आ सकता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा वो वाला है, ये वही वाला है जो हमने नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है। तो आपको दोनों तरह के जो है ना वो फॉर्मूलाज आने चाहिए। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी आपको पता होना चाहिए। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमारे पास बेस और हाइट गिवन होती है, बेस और हाइट परपेंडिकुलर होती है, ये बात हमें पता है। और अगर हमें बेस और हाइट नहीं दी हुई, हमारा नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री उसमें नहीं बन रहा और उसने हमें इंक्लूडेड एंगल दिया हुआ है, तो इंक्लूडेड एंगल और दो साइड दी हुई है, तो फिर हम जो है वो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। हाफ इंटू, इसमें S1 आ जाता है साइड वन और साइड टू, कोई भी दो साइड्स, लेकिन शर्त यह है कि उनके बीच का एंगल जो है ना वो होना चाहिए। और फिर हम साइन जो है वो एंगल का यूज कर लेते हैं। तो साइन थीटा लिख देता हूँ यहाँ। ABC मैं इसलिए यूज नहीं करता क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, हर बार जो है वो अल्फाबेट्स अलग होते हैं। तो अगर मैं उनको ABC ABC बोल बोल के याद करा दूंगा ना, वो फिर हर जगह ABC तलाश करते हैं। तो इसीलिए जो है ना ये ज्यादा बेटर है, हाफ इंटू टू साइड और साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल का मतलब भी देख लो जल्दी से। इंक्लूडेड एंगल का मतलब ये होता है कि अगर मुझे ये दो साइड्स गिवन है, जैसे मिसाल के तौर पे ये 4 गिवन है और ये जो है वो 5 गिवन है, तो इसका इंक्लूडेड एंगल जो है ना इन दोनों के बीच वाला होगा ये। अगर मुझे ये एंगल और ये दो साइड्स गिवन है तब मैं इस ट्राइंगल का एरिया इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ। ठीक है, वरना फिर मुझे इंक्लूडेड एंगल फाइंड करना पड़ता है। तो इधर तक बस इसको रखो। ठीक है, काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, ये सिलेबस कुछ कम नहीं है भाई। और आपके पास जो है वो दिन भी कुछ ज़्यादा नहीं है, बस ये है कि इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दो। बाकी मैंने बता दिया, टॉपिक नंबर 1 पास पेपर से करोगे, टॉपिक नंबर 2 भी पास पेपर से करोगे। ये बुक प्लस पास पेपर, ये भी बुक प्लस पास पेपर, ये सिर्फ पास पेपर। ठीक है ना, ये तुम सिर्फ बुक से कर लो फिलहाल अभी, क्योंकि पास पेपर में तुम्हें सारी चीज़ें मिलेंगी नहीं। वेरिएशन पास पेपर से करोगे, कॉन्ग्रेंट सिमिलैरिटी, एरिया एंड सिमिलर, ये बुक से कर लेना। मेंसुरेशन जो है फिलहाल बुक से करो, पास पेपर देख लेना, अगर हो जाते हैं तो ठीक है, वरना बुक इज इनफ। ट्रिग्नोमेट्री जो है ना वो तुम बुक से ही करोगे, क्योंकि पास पेपर में तुम्हें इसके क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी आपने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की है तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी कम ही पूछी जाती है। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। इसके अलावा अगर कोई चीज़ रह गई हो, कोई चीज़ मैंने डिस्कस ना की हो, तो तुम लोग मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में याद दिला देना ताकि मैं उसको एड्रेस कर लूँ। और ये है कि थोड़ा सा जो है ना वीडियो को देख ज़रूर लेना, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारे लिए प्योरली बनाई है। और फिर ये है कि तुम देख लोगे ना तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, और फिर तुम क्वेश्चन करोगे ना तो फिर ये है कि मुझे भी जवाब देने में मज़ा आएगा। बाकी है कि मैं इस वीडियो में जो जो बता रहा हूँ, अगर तुम मुझसे यही बार बार पूछते रहोगे तो फिर वीडियो बनाने का जो है ना वो मकसद खत्म हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। बहुत सारी क्वेरीज तुम लोग की क्लियर हो गई होंगी, अभी भी बहुत सारी होंगी इंशाल्लाह। तो वो फिर मुझसे पूछते रहना, कमेंट में पूछोगे तो बाकियों का भी फायदा हो जाएगा। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह फिर मैं ऑनलाइन सेशन कंडक्ट करूंगा 1-2 दिन में, तो उसमें फिर जो है ना वो तुम पूछ लेना मुझसे अच्छी तरीके से। मे भी पॉसिबल संडे को हो सकता है मैं ले लूँ क्वेश्चन आंसर सेशन ऑनलाइन, ग्रेड 9 का, और ग्रेड 10 का हो सकता है मैं आज ले लूँ। तो जो भी होगा इंशाल्लाह, तुम लोग ने सब्सक्राइब तो किया हुआ ही है चैनल, तो इंशाल्लाह नोटिफिकेशन आ जाएगी। बाकी ख्याल रखो अपना, मेहनत करते रहो इंशाल्लाह। ग्रेड 9 वालों के भी एग्जाम्स है लेकिन थोड़ा टाइम है, लेकिन ये कि भाई अभी से मेहनत शुरू करोगे इंशाल्लाह तो पेपर्स हमारे अच्छे हो जाएंगे। बाकी ग्रेड 11 वालों, ऑल द बेस्ट टू यू गाइस। तुम लोग के साथ तो इंशाल्लाह होती रहेगी मुलाकात अभी।
बाकी है कि तुम लोग को जो भी चीज़ें पूछनी है तुम लोग को पता है क्या हमारा प्रोटोकॉल होता है, तो भेज दिया करो, मैं इंशाल्लाह जवाब दे दूंगा। बाकी मैं कोशिश करता हूँ ग्रेड 11 वालों से जो है वो एक ऑनलाइन उनके साथ सेशन रख दूँ, तो जो भी होगा इंशाल्लाह बता दूंगा। बाकी ख्याल रखो, मेहनत करते रहो, अल्लाह ताला से दुआ करते रहो, अल्लाह ताला आप सबके साथ खैर व आफियत का मामला फरमाए। अ, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना। अंटिल देन टेक केयर एंड स्टे ट्यून टू मैथ्स गुरु फॉर सम मोर वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।